तो यहाँ पर हमारे पास 5611 से एक और प्रॉब्लम है, जिसमें हम डील कर रहे हैं अपने 32nd क्वेश्चन के साथ। उसका ए पार्ट है यहाँ पर हमारे पास, और इसमें हमें कुछ गिवन डाटा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। टू रिड्यूस M2 पॉजिटिव, यानी एक आयन को उसकी सॉलिड स्टेट में यानी M और ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हैं। वी हैव ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर का हमें दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें उसका एक ट्रेंड दिखाया गया है गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। और हमें सबसे पहले पूछा गया है इस गिवन डाटा से हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शोज इरेगुलर ट्रेंड इन द अबव वैल्यूज, है ना। इरेगुलर ट्रेंड का क्या रीज़न है इसमें? तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इट इज़ ई नॉट M2 पॉजिटिव टू M। इसका ये जो है बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स के केस में 3 थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना? जो कि हमने बॉर्न हैबर साइकिल से डिराइव किया है ना। बॉर्न हैबर साइकिल से हमने ये कंक्लूजन निकाली है कि ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला है, अगर मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँ, इट इज़ एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, है ना। एक तो ये फैक्टर है, इसे हम सब्लिमेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, है ना। सब्लिमेशन एनर्जी भी कह सकते हैं इसे। और सेकंड फैक्टर जो हमारा प्ले में आता है यहाँ पर, दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इन दोनों को काउंटर करने वाला जो इफेक्ट है, दैट इज़ हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी काउंटर्स द इफेक्ट ऑफ दीज टू, है ना। इसके काउंटर एक्टिंग होता है, इसके काउंटर एक्टिंग होता है। तो अ, इन 3 फैक्टर्स पर बेसिकली डिपेंड करता है। अब ये होते क्या हैं, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन में इट इज़ बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड मेटल इनटू गैसियस, है ना। तो इसको हम सीधा सॉलिड टू गैसियस जाने के लिए जो भी एनर्जी लग रही है, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। वहीं मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूँ, तो आयन बनने में क्या एनर्जी यूज़ हो रही है। आयन बनने में मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन, और रादर इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में क्या एनर्जी यूज़ हो रही है, इसको मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि इस केस में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट कर रहे हैं, तो डेल आई 1 एच, है ना, एंड प्लस डेल आई एच, है ना। दिस इज आवर आयनाइजेशन एंथैल्पी इन दिस केस। तो इट इज सम ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और फिर आ जाता है हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसमें एनर्जी रिलीज्ड हो, जिसमें हम लेते हैं एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस M2 प्लस आयन को हम वाटर में डाल के हाइड्रेट करते हैं ना। M2 प्लस को जैसे ही हम वाटर में डालेंगे, है ना, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, रिमेंबर रिलीज होगी, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ काउंटर एक्टिंग टू दीज। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना। इन दोनों केसेस में एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये मिलकर एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। अब वो बैलेंस अगर एक्सोथर्मिक हो तो एक फिजिबल रिएक्शन हमें मिलता है, और एंडोथर्मिक हो तो एक नॉन फिजिबल रिएक्शन मिलता है। इन्हीं कंक्लूजन से हमने डिराइव किया है अपने पहले क्वेश्चन का आंसर कि इरेगुलर ट्रेंड क्यों है। इरेगुलर ट्रेंड इसलिए है क्योंकि इन तीनों का सम इर्रेगुलर आता है ना। आप ये हमेशा एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो ही नहीं कर सकते, लीनियर ट्रेंड नहीं फॉलो कर सकते। क्यों? क्योंकि बीच में मान लीजिए कभी D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशंस हिट कर दें अगर हम अलोंग द सीरीज़ मूव करते हुए, अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज़ मूव करते हुए, जैसे ही हम D5 और D10 सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन हिट करेंगे, हमें पता है कि ये हाईली स्टेबल है ना? हाईली स्टेबल है। कॉन्फ़िगरेशंस है, देयर विल बी सडन जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सट्रीमली ज़्यादा हो जाएगी, है ना? और रेगुलर ट्रेंड आ गया, हमारे पास लीनियर ट्रेंड फॉलो ही नहीं कर रहा था। और इन्हीं छोटे-छोटे डिसरप्शंस की वजह से जो है एक इर्रेगुलर स्पाइक्स क्रिएट होते हैं, और है ना? और एक स्मूथ हमें ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। अब हम इन्हीं कंक्लूजन्स को लेकर अपने सेकंड आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाई इज ECU2 प्लस 2Cu वैल्यू एक्सेप्शनली पॉजिटिव। अब सेम इसका रीज़न हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि एक्सेप्शनली पॉजिटिव क्यों है ना।
ये एक्सेप्शनली पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इट इज़ द ओनली मेटल इन द 3D सीरीज़ जिसमें जो है हमारे पास हाई एनर्जी लगती है सॉलिड कॉपर को गैसियस कॉपर बनाने में, है ना? और इतनी हाई एनर्जी होती है कि ये हाइड्रेशन एंथैल्पी से यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है डज़ नॉट कंपनसेट for the high energy required to transform solid copper into gaseous ion यानी sublimation energy को compensate नहीं कर पाती है ना? sublimation energy को does not compensate the sublimation energy required in copper's case। और ऐसा क्यों है, sublimation energy क्यों हाई है इसकी? क्योंकि सिंपल सी बात है, इसमें D10 कन्फिग्रेशन हमें देखने को मिल जाती है। हाईली स्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से गैसियस स्टेट में बदलना नहीं चाहता, है ना? तो बैलेंस जो है निकल के आ जाता है एंडोथर्मिक, है ना? एंडोथर्मिक बैलेंस निकल के आता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सब्लिमेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन द हाइड्रेशन एनर्जी और इसी वजह से जो एंडोथर्मिक यानी एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ मोर देन द एनर्जी बीइंग रिलीज़्ड। तो ये रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक टर्न आउट हो जाता है। और दिस इज वाई द नेट एनर्जी बैलेंस इज अनफेवरेबल, है ना? कॉपर इज लेस प्रोन टू ऑक्सीडेशन, है ना? तो इसकी वजह से इसी वजह से ये ऑक्सीडेशन को लेस प्रोन है, इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव आता है ना? तो इसीलिए ये फेवर करता है रिडक्शन को, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब रिडक्शन का होने का पोटेंशियल ज़्यादा है ना? तो यहाँ पर तो हम रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं, है ना? रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन को फेवर नहीं करता, है ना? ऑक्सीडेशन को फेवर नहीं करता। नहीं, क्यों नहीं करता? क्योंकि ऑक्सीडेशन का जो नेट एनर्जी बैलेंस है दैट इज़ एंडोथर्मिक। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड यहाँ पर प्रॉब्लम पर। इसमें पूछा गया है कि इसकी वैल्यू हाईली नेगेटिव क्यों है? हाईली नेगेटिव का मतलब सिंपली इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट डज़ नॉट फेवर रिडक्शन। अब रिडक्शन को फेवर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक जो Mn2+ स्टेट है, ज़ाहिर सी बात है क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि Mn2+ स्टेबल है ना? और वो M में बदलना नहीं चाहता, इसीलिए वो रिडक्शन को फेवर नहीं कर रहा, है ना? अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि Mn2+ ऑब्वियसली एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैरी कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ तो Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, है ना? Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? Ar3d5। अब वाला इतनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के ये Mn की कॉन्फ़िगरेशन में क्यों जाना चाहेगा? इसीलिए इसके अंदर एक नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इट ट्राइज़ गोइंग अगेंस्ट इट, है ना? अगेन इसकी जो है एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है इसमें हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ओवरकम करने के लिए, और इसी वजह से जो है इट्स रिडक्शन बैक टू मैंगनीज मेटल इज़ नॉट फेवर्ड, है ना? अब मूव ऑन करते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पर, दैट इज सेकंड पार्ट। हमें आयोनिक इक्वेशंस लिखनी है फॉर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर इट्स रिएक्शन विद आई नेगेटिव। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन में अलग अलग, है ना? तो हम इसमें मूव ऑन करते हैं। हमें आयन नेगेटिव के साथ रिएक्शन दिखाना है इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट। तो वो ये है, these are our net reactions, ये हमारे नेट रिएक्शंस है। दिस इज वन ऑफ आवर रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम, और ये जो बॉटम वाला है हमारा वो है हमारा दिस बॉटम वन इज इन अल्कलाइन मीडियम, है ना? तो अगर मैं इसे और सिंपली लिखना चाहूँ तो एसिडिक मीडियम में बेसिकली हो क्या रहा है, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस केस एसिडिक मीडियम, इसमें कुछ नहीं, बेसिकली जो है हमारे पास MnO4 नेगेटिव जो है वो रिड्यूस हो जाता है कलरलेस Mn2 पॉजिटिव में, है ना? कलरलेस Mn2 पॉजिटिव में जाता है रिड्यूस, और जो हमारे पास आयोडाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में, है ना? आयोडाइड हमारे पास I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पर।
तो यही हो रहा है, ये हमारे 2 रिएक्शंस हैं, दिस इज़ आवर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब इन दोनों एक्शंस को हम कंबाइन करें अगर, तो हमें नेट रिज़ल्ट यहीं आके मिल जाएगा। इससे हम काफ़ी ईज़िली अपना रिएक्शन को डिराइव कर सकते हैं और सेम हमारी स्कीम हम जो है इस केस में भी लगा सकते हैं। इन द अल्कलाइन केस इसमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा, इट्स जस्ट दैट कि MnO4 नेगेटिव जो है वो H2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर बदल जा रहा है MnO2 में एंड साथ में दे रहा है 4OH नेगेटिव आयंस एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जो है हमारा अ, इसमें I नेगेटिव 6OH नेगेटिव के साथ मिलकर दे रहा है हमें IO3 नेगेटिव एंड 3H2O, है ना? और प्लस साथ में दे रहा है हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो इसका अगर हम नेट बैलेंस निकालेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन आ जाएगी एट द एंड, है ना? दिस इज फॉर अल्कलाइन। अब दिस इज ऑल फॉर पार्ट ए ऑफ 32nd क्वेश्चन।